गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। तो हम जो है वो अपना फर्स्ट चैप्टर काफी पहले खत्म कर चुके हैं, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। अब हमने शुरू किया है सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो पिछली क्लास में दिवाली की छुट्टियों से पहले पढ़ रहे थे, वो टॉपिक खत्म हो चुका था। आज हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। ठीक है, कि किसी भी टर्म के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। तो उसके लिए टर्म्स किसकी? तो टर्म्स यहाँ पर हम ले रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें जो है वो कुछ टर्म्स होती हैं, उनका पता कैसे लगाया जाता है? तो सिर्फ प्लस और माइनस के जो साइन है वही टर्म्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 9x² प्लस 7x माइनस 2। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं ये मुझे कैसे पता लगेगा? इनको डिफरेंशिएट, इनको एक दूसरे से अलग अलग कौन करेंगे? तो ये जो साइन है, ये प्लस और माइनस का जो साइन हमें दिख रहा है, ये करते हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक ये एक टर्म है, ठीक है, और यहां से यहां तक है सेकंड टर्म, और ये वाली है हमारी थर्ड टर्म। वैसे तो यहाँ पर साइन इंपॉर्टेंट है कि जो टर्म है उसके साथ वो साइन भी आना चाहिए, लेकिन ये बस डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि प्लस और माइनस के साइन इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो टर्म्स है वो 3 है, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और इन 3 टर्म्स के अगर मैं नाम लिखूं तो फर्स्ट टर्म जो मेरी होगी वो क्या होगी? 9x²। और जो सेकंड टर्म है वो क्या होगी? तो वो है 7x। और जो थर्ड टर्म है, क्या आप में से कोई बता सकता है थर्ड टर्म क्या होगी? उसका -2 -2। वेरी गुड, बहुत अच्छे, -2। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि टर्म से पहले जो साइन है वो उसके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, तो बस ये था टर्म्स के बारे में। अब बात करते हैं फटाफट से लाइक टर्म्स के बारे में, कि लाइक टर्म्स क्या होती है। पिछली क्लासेस में वैसे शायद हम पढ़ चुके हैं। यस मैम। हाँ, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लाइक टर्म्स, अगर आपको कभी भी ये पता करना है कि कौन कौन सी टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलेंगे, तो आपको बस उसमें 2 चीजें देखनी होती है। पहला, आप देखेंगे उन टर्म्स का वेरिएबल, जो भी उनमें वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 वेरिएबल सेम होना चाहिए, और नंबर 2 तो पावर ऑफ दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए। जो वेरिएबल सेम था उसी वेरिएबल की पावर की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, किसी और की पावर नहीं देखेंगे हम। तो एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए ये है 10y² माइनस 3y² प्लस 2y। तो यहाँ पर चलो इसको भी कुछ दे देते हैं नाम, 2y4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, तो पहला हम देखेंगे कि क्या इनके पास सेम वेरिएबल है। तो मैंने फर्स्ट टर्म को देखा, मैंने देखा हाँ इसके पास y है। फिर मैंने सेकंड टर्म को देखा, तो मैंने देखा हाँ इसके पास भी y है। फिर मैंने थर्ड टर्म को देखा, तो इसके पास भी वेरिएबल तो y ही है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सबके पास वेरिएबल y था। अब बात कर लेते हैं पावर की। तो जब मैंने पहली टर्म देखी तो इसका जो वेरिएबल था उसकी पावर 2 थी, और सेकंड टर्म का जो वेरिएबल था उसकी पावर भी 2 थी, लेकिन जो थर्ड टर्म का वेरिएबल है उसकी पावर 4 है। तो पहली कंडीशन तो तीनों में सेम थी, लेकिन दूसरी वाली जो कंडीशन है ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म में ही सेम हुई। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में लाइक टर्म्स कहलाई जाएंगी, और ये अलग हो गई, इसे हम कहेंगे अनलाइक टर्म। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल तो सेम था पर पावर सेम नहीं थी। तो 2 चीजें सेम होनी चाहिए अगर आपने किन्हीं भी टर्म्स को लाइक टर्म्स कहना हो। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं, कि वैसे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ये छोटा सा एक रिवीजन था। समझ बेटा, फिर से समझाना मैम। हम समझते हैं। तो अभी हमने टर्म्स के बारे में सीखा था कि टर्म्स को जो कैसे कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं कि लाइक टर्म्स हम किसको किसको बोलेंगे। लाइक टर्म्स के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल जो है उनमें सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि उस वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए।
ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को मैं फिर से यहाँ लिखती हूँ, 10y² माइनस 3y² प्लस 4y की पावर 4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये पता करना था कि कौन सी दो टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स हैं, ये मैंने यहाँ पर पता करना था। तो उसके लिए मैं क्या देखूंगी, सिर्फ वही टर्म्स लाइक टर्म्स होंगी जिनका वेरिएबल भी सेम होगा और उनकी पावर भी सेम होगी। तो अगर मैं इसको और इसको देखूं तो दोनों के पास वेरिएबल तो सेम है, इसके पास y है, इसके पास भी y है, लेकिन इसकी पावर यहाँ पर 2 है और इसकी पावर यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से पावर सेम नहीं हुई, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में लाइक टर्म्स नहीं होंगी। तो कौन लाइक टर्म्स होंगी, तो देख लेते हैं। इसके पास वेरिएबल y है, इसके पास भी वेरिएबल y है, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाई जाएंगी। तो इसको हम कहेंगे 10y² माइनस 3y²। ये कैसी टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो अभी आपको कोई डाउट है तो पूछे। दो चीजें चाहिए बस, वेरिएबल भी सेम और उनकी पावर भी सेम। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम सीखेंगे कि किसी टर्म के जो है वो फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। अभी हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, नंबर भी होता है, वेरिएबल भी होता है और ऑपरेशन भी होती है, उसको कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि साइन से पहले वाली फर्स्ट टर्म और साइन के बाद वाली सेकंड टर्म, ठीक है, ऐसे इनको जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है, ये भी हम सीख चुके हैं। तो बस अब हमने इसके जो हम नई चीज सीखेंगे वो है कि इनके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, इनको फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो जब भी बात आती है फैक्टर्स की तो वहां पर हमेशा मेंशन जो ऐसे लिखा नहीं होता, पर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। किसकी बात, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो अभी हमारी जो टर्म थी वो पूरी 5xy थी, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। क्यों है, कैसे पता लगा, क्योंकि ये पूरा जो है वो प्लस के साइन के पहले लिखी गई थी, यहां से यहां तक प्लस के साइन के पहले लिखी गई थी, तो ये पूरी की पूरी फर्स्ट टर्म कहलाई जाएगी। ठीक है, और जो बाद वाली है इसको कहेंगे हम सेकंड टर्म। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स के जो है वो आप फैक्टर बनाइए। तो फैक्टर में यहाँ पर मैंने कहा कि मेंशन तो नहीं किया जाता, पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर्स निकालने को ही कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके फैक्टर अगर हम निकालें तो 5 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं होता है, तो 5 को हम 5 ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि 5 के कोई प्राइम फैक्टर ही नहीं है। और इसके बाद देखें तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, या सिंपल सी बात आप ये सोचें, जब भी आपको किसी टर्म के फैक्टर निकालने के लिए कहा जाएगा तो पहले आपने इस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, फिर आपने वेरिएबल्स को भी फैक्टर्स के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 5 का 5 रहेगा, और अगर हम वेरिएबल्स को लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको, x मल्टीप्लाई बाय y। ये सभी को समझ आया मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि x और y भी 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटू x इंटू वाई। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हमने नंबर के फैक्टर निकालने थे, पर इसके तो कोई फैक्टर ही नहीं होते, तो इसको हम नहीं लिख सकते किसी भी रूप में, इसलिए यहाँ पर 5 का 5 ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, और अगर हम सेकंड टर्म की बात करें, इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी हो रही होगी क्योंकि बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने सेकंड टर्म के फैक्टर निकालने, तो कैसे निकालेंगे, 6 के प्राइम फैक्टर्स बताएं। 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन होते हैं 6 को तोड़ो, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। मैम 2 into 3। 2 into 3, ठीक है, ये देखो यहाँ पर 2 into 3। आप इसको 6 into 1 भी लिख सकते थे, पर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो फैक्टर में टूटा ही नहीं, ये तो 6 का 6 ही रहा, है ना। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा कोशिश करनी है कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स ही लिख पाए। तो ये मैं फिर से कहूँ कि एग्जाम्पल बहुत छोटा सा था, तो अभी हम एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ आ सके। पहले देखते हैं कि आगे तो नहीं है कोई एग्जाम्पल, चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12x² y माइनस 3x² प्लस 9xy
z। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम ये है कि इन सभी टर्म्स को अलग अलग करके लिखें। तो सबसे पहली टर्म हमारी कौन सी है? फर्स्ट टर्म हमारी है 12x स्क्वायर y। चलिए अब इसके फैक्टर बनाएं। अब इसके फैक्टर बनाएं तो क्या, कैसे इसके फैक्टर बनेंगे? पहले नंबर के फैक्टर्स बनाने हैं और उसके बाद वेरिएबल्स को भी फैक्टर के रूप में लिखना है। 2 into 6। पर 6 से तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को भी तोड़ो, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में इसको लिखना है। जैसे हम करते थे ना यहाँ पर, ऐसे देखो, ऐसे वाला करते थे ना हम, फिर प्राइम नंबर ही लेते थे। जैसे 2 लेंगे, 2 6 12, 2 ले। 2 into 2 into 3। हाँ, तो बस ये, इसको ही कहते हैं हम इसके फैक्टर। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसे इसको तोड़ के हम लिखेंगे? 2 into 2 into 3। हमने पहले इसको तोड़ के लिख दिया 2 into 2 into 3 में। ठीक है, अब हमने वेरिएबल को भी तोड़ के लिखना है। अब सभी को पता है कि अगर किसी की पावर में 2 है तो इसका मतलब वो कितनी बार लिखा जाएगा मैम मल्टीप्लीकेशन 2 में? बार। 2 बार। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि इसकी पावर में 2 था। सभी ने, हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में पावर एंड एक्सपोनेंट की, अगर पावर में 2 है तो इसका मतलब x को हमने 2 बार लिखना है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन जो है वो आएगा। ठीक है, और आगे क्या होगा? इसके आगे कौन मल्टीप्लाई होगा? y। y। तो बस इतना है, सिंपल इतना ही है कि अगर आपको कोई नंबर दिख रहा है तो पहले इस नंबर के फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, फिर अगर आपको कोई वेरिएबल दिख रहा है जिसके सिर पे पावर है तो उस पावर को खोल दो, और अगर कोई वेरिएबल साथ में है तो उसको बस मल्टीप्लीकेशन में ऐसे का ऐसे लिख दो। तो ये फर्स्ट टर्म के फैक्टर थे। अब सेकेंड टर्म के फैक्टर हम निकालते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारे पास है -3x²। तो बताइए इसके क्या फैक्टर होंगे? 3 into x into x। ठीक है, लेकिन आप एक चीज भूल गए। मैम -3 into x into x। ठीक है, -3 -3 इंटू एक्स इंटू into एक्स। x। ठीक है, और अगर थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म थी हमारे पास 9xyz। 3 into 3 x into y into z। इंटू एक्स, बेटा एक ही बार एक्स है यहाँ पर, तो सिर्फ एक एक्स। 3 into 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हमने लिख लिए मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। तो इनको जब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम सभी के सभी फैक्टर्स को लिखते हैं, पर अगर हम इनको कॉमास में लिखेंगे, कॉमा करके लिखेंगे, तो क्या होगा? थोड़े से ये बदल जाते हैं। मान लो मैंने कहा कि जो 12x² है, अगर आपको उसके फैक्टर कॉमा में दिए हैं तो कैसे आएंगे वो? 2, 3, x, y। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फैक्टर जो है वो खुद को रिपीट नहीं करता। जब तक वो मल्टीप्लीकेशन में था तब तक तो हमने x को 2 बार लिखा, 2 को भी 2 बार लिखा, पर जब हमने उनको कॉमा में बदल दिया तो अब हमको 2 बार नहीं रिपीट करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी टर्म है ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये x से भी डिवाइड हो जाएगी और ये y से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब है कि ये सारे इसके क्या है? ये सारे इसके फैक्टर्स है। तो बस इतना ही था मल्टीप्लीकेशन में सारा का सारा। और अगर कॉमा में लिखा जाए तो कोई भी डिजिट खुद को या नंबर खुद को रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं एक और एग्जांपल और फिर करते हैं क्वेश्चन पोल में। अच्छा, उसके एक छोटा सा एग्जांपल आप मुझे तब बताएं। 7y के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो क्या होगा? 7 into y। मैम 7 into y। 7 into y, और अगर कॉमा में लिखे तो 7 comma y। ठीक है, 7, y। ठीक है, सिंपल। तो अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। ये है 18zx प्लस 5y² माइनस xyz प्लस 21। तो मैं एक एक टर्म लिखती हूँ, आप उसके फैक्टर्स बताइएगा। ठीक है, 18zx के फैक्टर्स बताएं। ठीक है बेटा, ठीक है, 18 है और फिर z और x है।
3 multiplied 2. 2 into 3 into 3. 2 into 3 into 3 आएगा। हाँ ठीक है, दोनों ठीक है। 2 into 3 into 3, 3 into 3 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ठीक है। और साथ में into x Multiply by z multiply x. मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई बाय x, बस यही था इसका, सिंपल सा। 5y स्क्वायर 5 into y 5 into y 5 into y multiply y. into y. y into y, ठीक है। y स्क्वायर था, बेटा माइक ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे। y स्क्वायर था तो इसका मतलब y को हमने 2 बार लिखना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब y को 2 बार लिखो और बीच में मल्टीप्लाई वो होगा, क्योंकि तभी इसकी पावर 2 थी। अगला है माइनस एक्स वाई जेड, Minus minus x x multiply into z y into z. y z. ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और माइनस को हम 1 भी वैसे लिख सकते हैं, पर ठीक है 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वैसा इसको नहीं अभी हम लिख रहे हैं। बाकी अगर वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट है 21, इसकी बताएं। 3 into 7 ठीक है, 3 into 7, तो ये इसके फैक्टर्स हैं, बस यही था। इसमें फैक्टर्स ऐसे निकाले जाते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आप सभी तैयार हैं अगर पोल में क्वेश्चन के लिए, तो वाई टाइप कर दो। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ताकि पता लग सके कि कितने बच्चों को समझ आ गया और कितने बच्चों को अभी भी डाउट है। अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है, अगर आप कोई टाइप कर रहे हैं तो बेटा रुक जाएं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ इसमें नहीं है। ये कह रहे हैं कि 5 और x, 5x साथ में लिखा है, इसके फैक्टर बनाओ और बताओ कि इन 4 ऑप्शन में से कौन इसके फैक्टर्स है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ऐसा ही क्वेश्चन आप मुझे पहले करके बता चुके थे। अभी इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश करें, पोल सभी के लिए ऑन हो चुका है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। विनय, नैन्सी, और किसने हैंड रेज किया है? हैंड रेज करो जो आंसर दे चुके हैं। वंशिका, नमन, अमन, अंजलि, पायल, दिव्यम। बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दें। नेहा ने आंसर दे दिया है, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। रोहित, भारती, नैना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वंदना सॉरी, नितेश आपने शायद आंसर नहीं दिया, आप अपना आंसर दे दें। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। 12 बच्चे आंसर दे चुके हैं, क्लास में हमारे पास 16 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। अंजलि, ईशांत, वंशिका, आंसर दे दीजिए। मैम हमने तो दे दिया, अंजलि ने। ठीक है, हाँ हमने अंजलि भी आंसर दे दे दिया दिया, वंशिका ने। वंशिका ने भी दे दिया है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 16 हमने बच्चे, हैंड रेज कर रखा। ठीक है बेटा, हाँ अभी मैंने देखा। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए जिन्होंने आंसर नहीं दिया है अभी तक। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। पोल सभी के लिए एंड हो चुका है और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। C is right मैम answer. ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 5 भी होगा और x भी होगा, सिर्फ 5 नहीं होगा, सिर्फ x नहीं होगा। 5 स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें स्क्वायर था ही नहीं, तो 5 एंड x बोथ दोनों होंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो 12 बच्चों का सही था, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया था, 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया था। तो बेटा ध्यान दे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अभी आपको एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में ही, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ। अपना अगला सवाल,
-7p², -7 है और साथ में जो है वो p² है। अच्छा, अभी इन्होंने जो है वो इसको लिखा तो कॉमा में है, पर अभी इन्होंने रिपीट किया है शायद, तो उसको आप अभी उतना नोटिस ना करें। अभी आपको जो भी इसके फैक्टर्स लगते हैं उनको लिखें, ठीक है। मैंने कहा था कॉमा में रिपीट नहीं होता, पर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, तो उस ऑप्शन को गलत ना माने। चलिए, इसके फैक्टर्स निकालिए और जो भी आपको लगता है कि राइट आंसर है उसको आप टिक करिए। ठीक है, ठीक है, अभी तक काफी बच्चों का आंसर ठीक है। रोहित, पायल, अमन, नैन्सी, अंजलि, वंदना, वंशिका, नितेश, विनय, और एक और भी है, दिव्यम, अमन, अंजलि, भारती, नमन। ठीक है, 12 बच्चे आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दें। 13 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। -7p²। चलिए, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आपके लिए हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप जाइए अपना आंसर वहां पर दे दे। वैसे सभी बच्चों का आंसर ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 14 ऑप्शन स्टूडेंट्स नंबर अपना सी। 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके थे, ठीक है, वेरी गुड। -7 और p 2 बार है यहाँ पर, है ना, पर उन्होंने इसको रिपीट किया है, पर ये मुझे नहीं पता क्यों। पर वैसे अगर वो होता तो वैसे भी आप इसको लिख सकते थे मल्टीप्लीकेशन वाले रूप में भी, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन है फैक्टर्स वाला ही, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ। इस आंसर को देख लीजिए, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। वैसे किसी का गलत नहीं था, पर 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, इसलिए वो बच्चे देख लें कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, -7p एंड p। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। -3m², n और साथ में l, ठीक है, ध्यान से सुने एक बार। -3m² nl, ये आपकी एक टर्म है। इसमें आपने इसके फैक्टर्स जो है वो देखने हैं, तो ध्यान दे किसका स्क्वायर हो रहा है, साइन कौन सा है, सब कुछ ध्यान में रखें। उसके बाद ही अपना ऑप्शन जो है वो चूज आपने करना है। तो पोल आप सभी के लिए ऑन हो चुका है, आप जाएं और अपना आंसर वहां पर दें। ठीक है, वेरी गुड, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। नितेश, नैना, नेहा, नैन्सी, अंजलि, वंदना, नमन, पायल, नैना, और नमन ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अमन ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। दिव्यम, रोहित, ये बच्चे आंसर दे चुके हैं। नैना आंसर दे चुकी हैं, ठीक है। 11 बच्चे आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास अब 17 बच्चे हैं, पहले 16 थे, अब 17 है। विनय आंसर दे चुके हैं, नैन्सी आंसर दे चुकी हैं, अंजलि आंसर दे चुकी हैं, ठीक है, अंजलि ने भी आंसर दे दिया है। तो 4 बच्चे अब रहते हैं, सॉरी 3 बच्चे अब रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया। भारती ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड सभी बच्चों को। 14 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल आप सभी का हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैम सही है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर नंबर बी सही है। तो -3 का -3 m का स्क्वायर हो रहा है, तो m को हम 2 बार एम लिखते इंटू एम। हैं, m इंटू m, और उसके बाद साथ में कौन है, तो साथ में n है एम और साथ l है, और ठीक है। एल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अभी हमने फैक्टर्स वाला कर लिया है, पूरा कंसेप्ट क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसका
बिल्कुल राइट आंसर है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिक कोफिशिएंट के बारे में। तो जब और क्लासेस में ये टॉपिक पढ़ाया गया तो बहुत से बच्चे इसमें क्वेश्चंस को गलत किए उन्होंने, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन गलत किए उन्होंने इस टॉपिक के, लेकिन ये टॉपिक इजी है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ अ टर्म इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स then the numerical factor in it is called the numerical coefficient or coefficient, ठीक है। ये इसमें क्या कहा जा रहा है मैं आपको समझाती हूँ। ये कह रहे हैं अगर हम किसी भी टर्म को, मान लो मैंने जो है यहाँ पर ये वाली टर्म उठाई, ठीक है, मैंने इसको लिखा यहाँ पर 3y, इसके जब मैंने फैक्टर्स बनाए, मैंने लिखा 3 इंटू वाई, इसके जब मैंने फैक्टर बनाए तो ऑब्वियस सी बात है इसके फैक्टर होंगे 3 इंटू वाई। तो जो भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 3 और y है, नंबर इसमें कौन है, नंबर 3 है, y तो वेरिएबल है ना, जो नंबर है वो तो 3 है। तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसी को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। बस इतना ही था इसमें, ठीक है। तो ये सभी को समझ आया, ये वाला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है। न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता है, जब आप किसी भी एक्सप्रेशन की टर्म्स को ऐसे फैक्टर बना के लिखोगे तो जो भी नंबर उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन में नजर आएगा उसी को हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। इसके थोड़े से और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। देखिए यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y इज 3। यहाँ पर देखिए 5y + 3, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसकी दो टर्म्स है, पहली टर्म है ये और सेकंड टर्म है ये। इसमें y जो है वो वेरिएबल है, 3 जो है वो कांस्टेंट है और 5 जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो एक आपको क्विक रिवीजन देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी मिल गया, वेरिएबल का भी, कांस्टेंट का भी, टर्म्स का भी और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का भी। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो आपको क्या दिया गया होगा, आपको जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया होगा। मान लो यहाँ पर है 3x² + 2y - 7z। यहां पर आपको पूछा जाएगा फाइंड द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो बताइए x² का न्यूमेरिक कोफिशिएंट कौन होगा? 3। तो क्वेश्चन में आपको दोनों, हाँ क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें दी गई होगी। पहला आपको दिया जाएगा इसका एक्सप्रेशन और दूसरा आपको दिया जाएगा वेरिएबल, कि x² वेरिएबल है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ढूंढें। तो आपने देखना है x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब x² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा 3, ठीक है। वैसे अगर आपको पूछा जाए कि z का न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताएं, -7। -7, ठीक है। सिर्फ 7 मत लिखना, हम क्या लिखेंगे, -7। और वहीं अगर आपको पूछा जाए कि y का न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताएं, 2। तो बस यही था इसमें, ठीक है। तो अभी आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, उसका फिर आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर आप मुझे y³ का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए। मैम 1। ठीक है, 1 न्यूमेरिक कोफिशिएंट। और x³ का बताइए। -1। ठीक है, बिल्कुल सही, -1, ठीक है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको पूछूं कि y z का न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताएं, -2, ठीक है। -2, y मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा, क्या होगा, -2, क्योंकि न्यूमेरिक कोफिशिएंट अगर बोला है तो सिर्फ नंबर को ही हम इंक्लूड करेंगे। तो बस इतना ही है इसमें, बाकी इसमें उतना नहीं है, सीखने के लिए इतना ही था। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल सेक्शन में। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें अभी के अभी, कोई भी डाउट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही आपने जो है वो आंसर पोल में देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछा गया है कि
What is the numerical coefficient of y in term -5y -7? -5y है और साथ में -7 है। आपको जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड करना है y का, ठीक है, कि y का न्यूमेरिक कोफिशिएंट कौन है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें, नंबर ही होना चाहिए सिर्फ, और साइन का भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। पोल आपको बस थोड़ी देर में अभी नजर आने वाला है, बस थोड़ा सा मुझे समय दें। चलिए, तो पोल ऑन हो चुका है। एक्सप्रेशन है -5y -7, इसमें आपने y का न्यूमेरिक कोफिशिएंट जो है वो फाइंड करना है, जो कि बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करें, क्लास में अभी भी 16 बच्चे हमारे पास हैं। ध्यान से करें, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत मत करना। तो अभी एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, पर 9 बच्चों का सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखें, -5y और -7 ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें आपको पूछा गया है कि y का न्यूमेरिक कोफिशिएंट कौन है, y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में मैंने कहा 16 बच्चे हैं, 12 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। अभी तक 11 बच्चों के सही हैं, बस एक बच्चे ने पहले से थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए। अभी क्लास में हमारे पास 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज बच्चों आंसर दे दीजिए। ईशांत, गुलशन, आंसर दे दो। 12 बच्चों के आंसर अभी आए हैं, और कौन कौन है? अमन ने शायद आंसर अभी नहीं दिया है, तो बेटा आंसर दे दीजिए। ठीक है, नैना ने आंसर दे दिया। तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। जय अपना आंसर वहां पर दे दे कि y का न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है, बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर कुछ इस तरह से बनेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय y। तो कौन सा नंबर है जो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है? वो है -5। -5 को हम कहेंगे कि ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एक और क्वेश्चन है अभी फैक्टर्स वाला ही, तो कर लेते हैं उसको भी पोल सेक्शन में। माइनस, ठीक है, आपको यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन दिया है और इसके आपको बोला है कि -z प्लस 3y², ये आपका एक्सप्रेशन है। इसमें आपको बोला है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड कीजिए y² का, सिर्फ न्यूमेरिकल मतलब नंबर। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, बस एक किसका मिनट। करना है मैम? हाँ बेटा मैं लिख रही हूँ, एक मिनट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y², ठीक है। दो वेरिएबल है, एक -z है और दूसरा है y²। तो आपको बोला है y² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताएं। साइन का ध्यान रखिएगा बिल्कुल, कौन सा साइन उसके पास है या जो भी आपको लगता है, और अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। सॉरी, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन इस बार 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, बाकी 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। तो क्लास में हमारे पास 16 बच्चे हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। y² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है? कौन है जो आपको y² के साथ नजर आ रहा है? उसको आप देखें, चाहे तो इसके फैक्टर बना लीजिए, है ना। तो 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 10 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर लिया था पहले ही, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो अभी फिर से 4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया।
तो बच्चों ऐसा ना करें, आंसर जरूर करें, सही गलत बात की बात है। पोल में फिर आपका पोल रिस्पॉन्स में आपका नाम नहीं आएगा पोल रिजल्ट में, अगर आप आंसर नहीं देंगे तो। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप कोशिश करें तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो करते हैं 10 सेकंड का वेट। 12 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 4 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। तो जरूर अपना आंसर जो है वो आप पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल एंड हो चुका है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके थे। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। सी। ठीक है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, नंबर कौन सा है? नंबर है 3, तो इसलिए इसको कहेंगे हम न्यूमेरिक कोफिशिएंट। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें y आ गया। जब इसके साथ y आ गया तो ये सिर्फ कोफिशिएंट होता है, न्यूमेरिकल नहीं होता, इसमें नंबर नहीं है। y साथ में आ गया ना, वैसे भी इसके साथ ऐसा नहीं होना था, क्योंकि y स्क्वायर का पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी एक और क्वेश्चन है, कर लेते हैं उसको भी पोल सेक्शन में। किसी का कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि 2 बच्चों ने गलत किया था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी। ठीक है, चलिए, तो अभी डाउट नहीं है किसी का, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स ऑफ हो चुका है और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, जल्दबाजी में गलत ना करें। ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 है, माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई, ये पूरा इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, लेकिन न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट किसका पूछा है? तो मैं लिख देती हूँ इसको एनसी। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ किसका आपने यहाँ पे फाइंड करना है? तो आपने फाइंड करना है वाई क्यूब का। y की पावर 3 है, इसका न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट फाइंड कीजिए कि y की पावर 3 के साथ कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से करना, ढूंढो पहले y क्यूब कहाँ है, साइन क्या है, सब कुछ ध्यान से देखिएगा और फिर अपना आंसर पोल में आप दे सकते हैं। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ y क्यूब। ठीक है, वेरी गुड। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के सही है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही है। बहुत अच्छे, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में 16 स्टूडेंट्स हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों ने गलत कर दिया है। y क्यूब की बात यहां पर हो रही है, y की पावर 3 की बात यहां हो रही है। ध्यान से ढूंढो कि y की पावर 3 कहाँ है और उसके साथ कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 2 बच्चों ने कंफ्यूज होके थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, बाकी बच्चे ध्यान से करें, देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। अभी तक 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी बच्चे अपना आंसर दें। दस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, हैंड रेज कीजिए जिन्होंने भी आंसर दे दिया है, हैंड डाउन करो और फिर से रेज करो। वंशिका, वंदना, आपने अगर आंसर दिया है बच्चों तो हैंड डाउन करके दोबारा रेज कीजिए। नमन, अगर आपने आंसर दिया है तो हैंड डाउन करके दोबारा रेज कीजिए। ठीक है, वंदना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हैंड डाउन करके दोबारा से रेज करें बेटा, अगर आपने आंसर दिया है तो। हाँ, बाकी बच्चों का तो मैंने देख लिया, लेकिन जिन्होंने डाउन करके नहीं दिया उनको मैं कह रही हूँ। गुलशन, अमन, ईशांत, अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दें। ठीक है, करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 12 बच्चे आंसर दे चुके हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। बेटा कैमरा ऑफ रखें, राइट आंसर। ठीक है। कैमरा ऑफ रखें, कैमरा अगर आप ऑन करोगे तो आपका ज्यादा डेटा खर्च होगा, फिर आपको मेरी वॉइस जो है वो शायद क्लियर ना आए। मैम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो बहुत से बच्चों, सॉरी, दो बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था, शायद उन्होंने इसको समझ लिया था, लेकिन ये नहीं है बच्चों, ये गलत है। सबसे पहले हमने ढूंढना था कि वाई क्यूब कहाँ है, तो वाई क्यूब यहाँ पर था, ठीक है, वाई क्यूब यहाँ था, इसके साथ कोई नंबर ही नहीं था, तो जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, और साइन इसके पास माइनस का था, तो ये साइन भी साथ में ही रहेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके मुझसे खुद पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फिर हमने पढ़ लिया कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो आपको शायद 9th क्लास में भी अभी आपके सेकंड चैप्टर में दिखा होगा। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, की किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या ये कह रहे हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, the values of the given variables are placed in the algebraic expression। ये कह रहे हैं अगर आपको किसी भी algebraic expression की वैल्यू को फाइंड करना है, तो जो उसमें वेरिएबल लिखे गए हैं उनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो। कैसे रिप्लेस करना है तो देखते हैं इस एग्जांपल में। आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3y माइनस 7। आपको बोला कि 3y माइनस 7 की जो है वो आप वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, जब इस y की कोई वैल्यू आपको दी जाएगी तभी आप इस पूरे की वैल्यू को फाइंड कर पाओगे, ठीक है। आपको बोला कि y की जगह पे अब y ना लिख करके कितना लिखो, 3 लिखो, तो ये इसकी वैल्यू होती है। ये जो हमें क्वेश्चन में दी जाती है ये इसकी वैल्यू होती है, इसको हमने यहाँ पर रिप्लेस करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया गया होगा, आपने बस वैल्यू को रिप्लेस करना है और इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। 3 का 3 ही रहेगा, y की जगह पे हमें कहा कि अब y भूल जाओ और 3 लिखो। 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको इनका साइन वापस दे दो, और y की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, तो y की जगह पे अब हम लिखेंगे 3 और माइनस 7 ऐसे का ऐसा। अब इस स्टेप तक तो सभी बच्चे कर लेते हैं, पर इसके आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हम माइनस करें या मल्टीप्लाई करें कि क्या करें, ठीक है। तो इसके लिए आपने बच्चों किसको फॉलो करना है, इसके लिए आपने फॉलो करना है BODMAS को। बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यहां तक तो आप वैल्यू तो पुट कर दोगे पर फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले माइनस करें या मल्टीप्लाई करें। तो आपने BODMAS को फॉलो करना है। BODMAS क्या कहता है, एक बार क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, कि कभी अगर आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। O से O का मतलब है ऑफ, कभी आपको ऐसे ऑफ लिखा जाए तो उसको सॉल्व करना है ब्रैकेट के बाद, ठीक है। उसके बाद D का मतलब है डिवीजन, कि डिवाइड करेंगे। M का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब है ऐड, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब हम इस ऑर्डर को देखेंगे तो हमने देखा कि पहले ब्रैकेट था, यहाँ पे नहीं है, ऑफ भी यहाँ पर नहीं है, डिवाइड भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई था और माइनस था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 को ऐसे का ऐसा लिखेंगे और इसको माइनस करके लिख देंगे वो -4, फिर इसको भी, फिर उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आ जाएगा -12। तो ये गलत आंसर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपने बिल्कुल ध्यान से करना है इन क्वेश्चन को। पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा हो। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 -7 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये सभी को समझ आया कि किसको फॉलो करना है, BODMAS को फॉलो करना है। ये आपको अभी उतने काम शायद नहीं आएंगे, तो इन चारों को याद रख लो। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर माइनस, ठीक है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, माइनस या सब्ट्रैक्ट, तो बस आपने इसको याद रखना है, इसको आपने फॉलो करना है। तो भी करते हैं आगे एक और एग्जाम्पल, चलिए इसको बाद में करेंगे। चलिए मैं आपको एक देती हूँ क्वेश्चन, उसको कर लीजिए। 9x माइनस 13, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है अगर x जो है वो 10 के बराबर है तो। मैम रिपीट।
9x माइनस 13, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। x जो है वो 10 के इक्वल है, x को आपने 10 लिखना है। सेवेंटी सेवन। ठीक है, देखते हैं ट्राई करके। 9 का 9 मल्टीप्लाई बाय 10, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x तो हम नहीं लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे हम 10 और माइनस 13 ऐसे का ऐसा। अब मैंने कहा आपको कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो पहले मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि बॉड मास ऐसा कहता है। पहले क्या करो, हमारे 2 क्वेश्चन है वो क्लास एंड है जब हम, ठीक है। हाँ बेटा, आप तब में से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो बॉड मास को फॉलो करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 90 और उसमें से माइनस करना है हमने 13, तो कर दीजिए माइनस। 7 1 9, अच्छा 1 मिनट, 8 में से 1 गए, गलत आ रहा है क्या? सेवेंटी टू कह रहे हैं आप? मैम 77। हाँ ठीक है, 77। तो बस यही था इसमें। तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 77। अगर x की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? x की वैल्यू अगर 1 होती तो, चलिए x की वैल्यू सिर्फ 1 है, 10 नहीं है, 1 है। तो अब अपना आंसर बताएं। -4। -4। -4। 9, हाँ 9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 13, 9 1 जा 9 माइनस 13। तो ध्यान रहे कि इनको हमने माइनस तो करना है, 9 में से 13 माइनस नहीं होंगे, 13 में से 9 माइनस करो तो आपने कहा 4, और 9 और 13 में 13 बड़ा है, उसका जो साइन है वो माइनस है, तो आंसर में भी माइनस का साइन जरूर आएगा, ठीक है। बस इसका ध्यान रखें, जब भी आप माइनस करोगे तो इसका ध्यान रखना है कि आंसर का साइन भी अच्छे से चूज कर लेना। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में, बाकी फिर देखते हैं। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही उसको आपने सॉल्व करना है। देखो, तो यहां पर है 2y प्लस 7, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर y की जगह पर अब 3 लिख दिया जाए तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा? y की जगह पे अब आपने कितना लेना है? 3 लेना है और आपने अपना आंसर बताना है। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बॉड मास का यूज कर लीजिए और अपना आंसर जो है वो आप पोल सेक्शन में जाके दे सकते हैं। बस 1 मिनट का मुझे समय दें। 26। चलिए, पोल आपके लिए ओपन हो चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 बच्चे आंसर दे चुके हैं और अभी तक सभी बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। ट्वेल्व स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, लेकिन 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपका गलत हो रहा है तो अपने डाउट्स पूछना, डाउट्स पूछिए जिसका भी गलत हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। क्लास में हमारे पास 14 बच्चे हैं, 13 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल एंड हो चुका है और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। ऑप्शन नंबर डी। डी, डी। ठीक है। हाँ ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे? तो 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय y की जगह पे लिखना है 3 और प्लस करना है 7। और इसको कैसे करेंगे? तो पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 6। प्लस 7 इक्वल
13. लेकिन अभी दो बच्चों ने 21 को और 27 को क्लिक चूज किया था, तो बच्चों ये गलत है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछें, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं। तो गलत क्यों हो रहा है? माइक ऑन करके अपना डाउट आप पूछ सकते हो कभी भी, बस पोल के दौरान नहीं पूछना है, बाकी कभी भी आप अपना डाउट जो है वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में। इसको देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें जो है वो पावर भी है। ठीक है, तो 8 का यहां पर 8 है -3x², और ये कह रहे हैं कि अगर x की जगह पे आप 2 रखोगे तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ध्यान दें, जब आप x की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो उसका भी स्क्वायर करना होगा। x का स्क्वायर हो रहा है, तो जो नंबर आप x की जगह पे लिखने वाले हो वो 2 है, तो 2 का भी यहाँ पर स्क्वायर करना है, वो करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने आंसर का साइन भी अच्छे से डिसाइड करें, बॉड मास का अच्छे से यूज करें। और अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा। बस 1 मिनट का मुझे समय दें। चलिए अभी आप अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में। अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 8 - 3x², 8 का 8 रहेगा, माइनस का माइनस, 3 का 3, x की जगह पे 2 भरना है और उसका भी स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप उसका स्क्वायर नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, जैसा कि अभी 3 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, लेकिन सॉरी 4 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं। साइन का भी ध्यान दें कि आपके आंसर का साइन क्या होना चाहिए। 13 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 9 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 बच्चों के आंसर जो है वो गलत है। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल आपका हो चुका है एंड। मैम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ठीक है, नंबर बी। ठीक है, सी नहीं होगा, बी होगा शायद। देखते हैं इसको सॉल्व करके। 8 का 8 रहेगा, माइनस का माइनस, 3 का 3, मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे अब हमने लिखना है 2, और इसका होगा स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है तो इस 2 का भी स्क्वायर होगा ही होगा। ठीक है, अब फिर से वही 8 की जगह पे 8, माइनस का माइनस, 3 का 3, मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4। अब 8 का 8 ही रहेगा, और क्योंकि पहले क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। आप 8 - 3 मत करना, अगर आप 8 - 3 कर दोगे तो आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आ जाएगा 20, जो कि गलत है। ऐसे नहीं करना है, बॉड मास यूज करना था। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। अब 8 और 12 है, 12 में से 8 को माइनस करो तो आंसर तो 4 आएगा, लेकिन कैसा 4? माइनस का 4। क्यों? क्योंकि 8 और 12 में 12 बड़ा है, 12 के साथ माइनस है, तो आंसर में भी तो माइनस रहेगा, है ना। तो इसलिए हम जो है वो इसको -4 इसका सही आंसर होगा, 20 इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी इज द राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया था, शायद 3 बच्चों ने। तो बच्चों ये गलत है। गलती कहाँ हुई? तो गलती सिर्फ साइन की हुई। आंसर आपका ठीक था, लेकिन जहां पर साइन गड़बड़ हो जाए तो आंसर भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी वैसे तो पोल में एक और क्वेश्चन है, पर अभी उसको हमें समझना होगा कि कैसा वो किस तरह का वो क्वेश्चन है। तो एक एग्जांपल इसका आज कर लेते हैं, एक एग्जांपल इसका हम कल कर लेंगे, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। अभी आपको क्वेश्चन दिया गया है y³ + 3y² + 4y - 2।
ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसमें आपको बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो अगर y जो है वो -1 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल हमने बहुत पहले किया था जब हम पावर और एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हमने ये रूल पढ़ा था। फिर से इसको देखते हैं। अगर कभी भी किसी माइनस वाले नंबर, कोई माइनस वाले नंबर है, उसकी पावर है, ठीक है, सिंपल नंबर की पावर तो हमें पता है कैसे करना है, लेकिन अगर माइनस का नंबर हो, जैसे कि ये -1, तो इसकी पावर में अगर ऑड नंबर होंगे, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर अगर होंगे तो इसको आप सॉल्व तो वैसे ही करोगे नॉर्मली जैसे करते हैं, जैसे आप सिंपल नंबर की पावर को सॉल्व करते हो ना, वैसे ही आपने इस नंबर की पावर को भी सॉल्व करना है। लेकिन डिसाइड क्या करना है कि इसका साइन कैसा रहेगा। तो अगर पावर ऑड है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है, अगर पावर कैसी है, ऑड है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अगर पावर इवन हो जाती है, माइनस का नंबर है, माइनस का ही नंबर है हमारे पास अभी, और इसकी अब जो पावर है वो ऑड ना हो करके इवन हो। इवन मतलब कैसा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है, इवन हो तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इस नंबर को आप उसकी पावर को वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आंसर में अब प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर पावर की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही। ऐसा ना करें कि -2 की पावर 3 है तो आप जो है वो इसको कुछ और करके लिख ले, ऐसा नहीं, नंबर की बात यहाँ पर हो रही है पावर में, ठीक है, पावर में कितना है। एग्जाम्पल कर लेते हैं दोनों का फटाफट से। -2 की पावर 3, तो मैंने क्या कहा, नंबर को तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, 2 है, 2 की पावर 3 को सॉल्व करो, -8 हाँ, 2 2 4, 4 2 8, आंसर तो इसका 8 आएगा। लेकिन अब हमने डिसाइड करना है कि माइनस इसके साथ रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। तो पावर देख लो, 3 है, 3 मतलब ऑड है, ऑड मतलब माइनस का माइनस, तो -8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल ध्यान में रहे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर माइनस प्लस की गड़बड़ कर दी तो आपका ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो पूरी चेंज हो जाएगी, आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पे हम सॉल्व करें इसको ही, -2 है और अब की बार इसकी पावर 4 है, ठीक है, तो सॉल्व करो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, सॉल्व करोगे तो 16 आएगा। पर डिसाइड करना है कि माइनस को साथ रखें या ना रखें। तो पावर देख लो, पावर इवन है, इवन है तो मतलब माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो बस ये एक रूल था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को करेंगे, पोल का क्वेश्चन शायद आपकी नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया या इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं तो वाई टाइप करते जाएं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, 1 मिनट है हमारे पास। फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे, कोई बात नहीं, अगर आपको अभी समझना है तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा ऐसे क्वेश्चन करेंगे, पर अभी के लिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने y की जगह पर -1 पुट करते रहना है। तो पहले मैंने यहाँ -1 पुट कर दिया और इसकी पावर 3, ये प्लस का साइन क्वेश्चन का है, ध्यान रहे, ये प्लस का साइन क्वेश्चन का है, और यहाँ पर 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर, और ये प्लस दोबारा से क्वेश्चन का है, 4 का 4 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये साइन है क्वेश्चन का, और उसके बाद 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, -1 क्यूब, -1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, पावर 3 है, और माइनस का आएगा मैम, साथ में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का प्लस, क्वेश्चन का प्लस है ये, और इसको सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3। आगे देखें तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। क्यों? क्योंकि जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस माइनस माइनस ही आता है, साइन डिफरेंट है तो आंसर में माइनस आता है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लो, इसके मैंने पेयर बना लिए 2 2 के, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और -1 है तो आ जाएगा 2
-4 और -2 है तो आ जाएगा -6, और इसको भी आगे सॉल्व करो तो आ जाएगा -4। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर आपको इसमें डाउट है तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम फिर से करने वाले हैं, तो बिल्कुल चिंता ना करें, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को फिर से हम सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो थे रूल्स। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई भी डाउट है तो आप क्लास में रहें, जैसे शायद पायल ने, ठीक है। ओके बच्चों, और जिनको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, अपनी अगली क्लास मैम में। ये क्वेश्चन अगली क्लास में समझाओगे?